मैंने 12th का लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग रेशियोज। थोड़ा बेसिक लेते हैं पहले, देखिए कोई बात। ये हमने थ्योरी में पढ़ी है चीज, जितनी भी कंपनी है उनको अपने लास्ट में अपने कंपनी के नाम के लास्ट में LTD डॉट या फुल फॉर्म लिमिटेड लगाना कंपलसरी होता है। ये क्यों लगाया हुआ? ताकि जो इनको उधार दे रहे हैं क्रेडिटर्स जो हैं इनके, वो अलर्ट हो जाएं कि ये कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है, तो उधार देंगे अगर हम तो उसकी पर्सनल एसेट से हम अपना पैसा रिकवर नहीं करवा सकते। अगर लिमिटेड नहीं लगा हुआ तो अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो उसकी पर्सनल एसेट को भी हम ध्यान में रख सकते हैं उधार देते हैं। तो लिमिटेड वर्ड लगाना कंपलसरी है सारी कंपनीज के लिए, और जो बुक है कंपनीज के लिए है, दूसरे चैप्टर भी कंपनीज के लिए। तो इन दो कंपनियों का प्रॉफिट दिया हुआ है और हमें बताना है बेटर कंपनी कौन सी है। बताइए बेटर कंपनी कौन सी है? बी लिमिटेड। जो ज़्यादा कमा रही है डेफिनेटली। प्रॉफिट इज द मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। कंपनी जितना अच्छा परफॉर्म कर रही है मतलब उतना अच्छा प्रॉफिट दिखा रही है। जैसे स्टूडेंट्स लाइफ में कहूँगा कि मार्क्स परफॉर्मेंस का मेजरमेंट है, उसी तरीके से कंपनी के लिए प्रॉफिट परफॉर्मेंस का मेजरमेंट है। कौन सी कंपनी से बढ़िया है? बी लिमिटेड सर। ए लिमिटेड छोटी कंपनी है, सिर्फ 50 करोड़ की कैपिटल है। बी बड़ी कंपनी है, 500 करोड़ की कैपिटल है। तो जितनी कंपनी छोटी होगी उतना ज़्यादा रिस्क होता है बंद होने का, जितनी कंपनी बड़ी होगी उतना रिस्क कम हो जाता है। कौन सी कंपनी बढ़िया है? तो आपने बी लिखा था और मैंने कोई डेटा चेंज भी नहीं किया, मैंने वही डेटा लिखा है अभी भी जो पहले लिखा। प्रॉफिट ए का 10 करोड़, बी का 12 करोड़, कैपिटल ए की 50 करोड़ और बी की 500 करोड़। डेटा वही, दोनों बार आपने आंसर बी लिमिटेड दिया और अब आप आंसर दे रहे हैं ए लिमिटेड। आप ए लिमिटेड आंसर क्यों दे रहे हैं? तो 50 करोड़ की कैपिटल लगाकर 10 करोड़ का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट। 500 की कैपिटल लगाकर सिर्फ 12% का प्रॉफिट, ये ऑलमोस्ट 2.4% बैठ, इतना कम प्रॉफिट। इसमें मार्जिन बहुत कम है सर, इतनी सारी कैपिटल लगाकर सिर्फ इतना सा प्रॉफिट, इतनी कम कैपिटल में इतना सारा प्रॉफिट, यूनिट बढ़ेगा। तो ये आपने तब आंसर दिया सही आंसर। तो वो अकाउंटिंग रेशियो में की चीज़ सीखने वाले हैं कि सिर्फ एक इंफॉर्मेशन से कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। अकाउंट्स के फाइनल अकाउंट से कोई दो अमाउंट पकड़ लो और उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, उससे निकलेगी कोई काम की इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमने अभी अभी करके देख लिया। तो सिर्फ प्रॉफिट से हम आंसर गलत दे रहे थे, सिर्फ कैपिटल से हम आंसर गलत दे रहे थे। जब इन दोनों नंबर्स को एक साथ पढ़ा हमने और कंपेयर करा, तब हमने सही डिसीजन पर आ पाए कि बी नहीं ए बढ़ेगा। Accounting ratios is arithmetical relationship between two accounting variables. अब वो वेरिएबल स्टेटमेंट ऑफ P&L का भी हो सकता है, बैलेंस शीट का भी हो सकता है, दोनों बैलेंस शीट के हों, दोनों P&L के हों, एक बैलेंस शीट एक P&L का हो, ऐसा कोई भी हो सकता है। पढ़ते हैं पहले पेज पर। 198 पेज का पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो एनालिसिस? What are its limitations? पढ़ें जी पहला क्वेश्चन। रेशियो एनालिसिस establishes a mathematical relationship between two items of financial statement. फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब स्टेटमेंट ऑफ P&L और बैलेंस शीट। सेकंड पॉइंट, रेशियो एनालिसिस इज अ टेक्निक ऑफ एनालिसिस। एनालाइज करना है सर, एनालाइज का मतलब डिटेल में स्टडी करना। तो एनालाइज करने का एक कैश फ्लो भी एक तरीका है, टेक्निक कि कैश की सर मूवमेंट देख करके आइडिया लगा लो कंपनी बढ़ जाएगी बेकार। तो रेशियो एनालिसिस भी एक वन ऑफ द टेक्निक एनालाइज करने। तीसरा, एन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ रेशियो मे बी टर्म्ड एज रेशियो एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहे हैं हम अगर रेशियो की हेल्प से,
तो वही रेशियो एनालिसिस बन गया। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग रिलेशनशिप ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सही है जी। अच्छा, अब हमें इस चैप्टर की बुराई करनी है, लिमिटेशन में बुराई करनी है सर। ये बुराइयाँ 11th क्लास वाले चैप्टर 1 से ही ली गई हैं। जो नॉर्मल अकाउंट्स की लिमिटेशन है वही ऑफकोर्स रेशियो की लिमिटेशन बनी है। भाई जो डिफेक्ट मेरे रॉ मटेरियल में सेम डिफेक्ट फाइनल गुड्स में होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। देखिए अब मैं रॉ मटेरियल बहुत बढ़िया लेकर के आया, मेरी मैन्युफैक्चरिंग में मिस्टेक है, प्रोसेस में मिस्टेक है, तो फाइनल गुड्स में मिस्टेक हो सकती है। अगर रॉ मटेरियल में खराबी फाइनल गुड्स में पक्का खराबी होगी। तो मेरे जो हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में उसी में लिमिटेशंस हैं, जैसे क्वालिटेटिव रिकॉर्ड नहीं करते तो वो लिमिटेशन तो रेशियो एनालिसिस में भी रहेंगी ना। रेशियो एनालिसिस तो जर्नल का ही आउटपुट। पहला पॉइंट, ओनली क्वांटिटेटिव एनालिसिस नॉट क्वालिटेटिव एनालिसिस। सर हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज बहुत अच्छे हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो सकती, ये चीज़ हम रेशियो एनालिसिस के मतलब एरिया में है। दूसरा, प्रॉब्लम ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन रिकॉर्ड नहीं करते। एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया है सेल्स का। इसलिए सर मेरी 100 करोड़ थी लास्ट ईयर, इस बार 105 करोड़ हो गई। तो देखने में लग रहा है कि इंक्रीज हुई है 5% की, लेकिन मान लीजिए इस साल इन्फ्लेशन ही 10% है, तो 100 का 110 होता तो भी देखा जाए मैंने ग्रोथ नहीं करा। तो 10% इन्फ्लेशन हर चीज़ 10% बढ़े, तो 100 से 110 होता तो भी मैं बस इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग ही पैरेलल चल रहा हूँ, उसके मैं कुछ ग्रोथ नहीं कर रहा। 110 से ज़्यादा होता तो मैंने ग्रो करा, 110 भी नहीं 105 है मेरे तो से इस साल बढ़ करके, मैं तो डाउन जा रहा हूँ। लेकिन अकाउंट्स के हिसाब से 5% की ग्रोथ दिखेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन को हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते, अपने अकाउंट्स में कॉर्पोरेट नहीं कर पाते, ये लिमिटेशन हो गई अकाउंट्स। चेंज इन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, चेंज इन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है सर? 11th क्लास चैप्टर 4 दो ही बेस होते हैं अकाउंट के, अक्रूवल बेस, कैश बेस। तो अगर हम शिफ्ट हो रहे हैं अक्रूवल से और कैश बेस पर, उस वजह से अकाउंट्स के अमाउंट में चेंज होगा, हेराफेरी होगी, या अक्रूवल से कैश पे आ रहे हैं, कैश से अक्रूवल पर आ रहे हैं, इस वजह से हमारे अकाउंट्स में गड़बड़ दिख सकती है। इस वजह से उसका रेशियो एनालिसिस वहाँ फेल हो जाएगा। हिस्टोरिकल एनालिसिस फ्यूचर की रिकॉर्डिंग नहीं करते सर, पास्ट की रिकॉर्डिंग करते हैं। लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या मतलब कि सर रेशियो एनालिसिस देखिए, मतलब जर्नल में जो रिकॉर्ड हुआ उससे लेजर बना, लेजर से ट्रायल बैलेंस बना, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स बने, फाइनल अकाउंट से रेशियो बना, करेक्ट है। अब जो कमियां फाइनल अकाउंट के अंदर होंगी वो कमियां रेशियो के अंदर भी होंगी। अगर जिसने फाइनल अकाउंट बनाकर गलत दिया तो रेशियो वाला भी गलत ही आंसर देगा। इसमें लिखा हुआ है जो कमियां फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है वही लिमिटेशन यहाँ पर भी रहेगी। ओनली सिम्टम्स नॉट क्योर, चैप्टर 2 में पढ़ी थी हमने बात कि सर अकाउंट्स क्लिनिक नहीं है, लेबोरेटरी। मतलब अकाउंट्स आपकी प्रॉब्लम बता देगा आपको टेस्ट करके, आपका ये आपकी कंपनी में ये कमी, सोल्यूशन तो नहीं है अकाउंट्स के अंदर कि सेल कैसे बढ़ाएं, प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं, एक्सपेंस कैसे घटाएं, सोल्यूशन नहीं बताता अकाउंट्स, सिर्फ सिम्टम्स बताता है, कमियां बताता है, क्योर नहीं बताता। नो फिक्स्ड स्टैंडर्ड्स, जैसे इसी की बात कर लें सर, तो मान लीजिए ये 500 करोड़ है और ये 400 करोड़ है, तो स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करें? मान लीजिए किसी की प्रॉफिट 500 करोड़ है तो ये अच्छी कंपनी, किसी का 5000 तो वो अच्छी, कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर सकते ना इसमें। ये ऐसी चीज़ है, न्यूमेरिकल चीज़, ये अकाउंट्स की चीज़ ऐसी चीज़ है, इसमें कोई स्टैंडर्ड हम फिक्स कर ही नहीं सकते कि सर ये वाला बढ़िया। अब पता है जैसे मान लीजिए जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप सर, तो बताओ स्टैंडर्ड ये बढ़िया सैलरी, तो डेफिनेशन नहीं है बढ़िया की सैलरी। 30 लाख का पैकेज भी होता है किसी के लिए कम हो, किसी के लिए 10 लाख का पैकेज भी ज़्यादा हो, तो कोई स्टैंडर्ड नहीं, फिक्स स्टैंडर्ड। तो हम सिर्फ कंपेयर करके स्टडी कर पाते हैं कि भाई हमारे कॉम्पिटिटर से अगर हम ज़्यादा कमाएं तो हम अच्छा कमाएं। लास्ट है सर विंडो ड्रेसिंग, मतलब अकाउंट्स में हेराफेरी, गड़बड़, अकाउंट्स खराब है लेकिन उसको बेटर पोजीशन पे दिखाना, उसे विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। और विंडो ड्रेसिंग जर्नल एंट्री में करी, विंडो ड्रेसिंग फाइनल अकाउंट में करी, तो रेशियो एनालिसिस में भी हो जाएगा। रेशियो में कैसे होगी देखिए, जैसे हमारी बैलेंस शीट में बहुत सारा लोन, 500 करोड़ रुपए का लोन, और हमें पता 31 मार्च को बैलेंस शीट बनेगी, उस टाइम रेशियोज भी निकाली जाएंगी।
तो रेशियो में इन्वेस्टर देखेंगे हमारी कंपनी में इतना सारा लोन है तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे लिए, तो वो बैंक से क्या बात करते हैं कि लोन चुका देते हैं 500 करोड़ का 28 मार्च, वो कल को फिर से ले लेते हैं। 28 मार्च को लोन चुका दिया, वो कल को फिर से ले लेते हैं, तो 31 मार्च को जब बैलेंस शीट बनेगी तो जो लोन तो नहीं दिखेगा, लोन नहीं दिखेगा, अकाउंट में बढ़ जाएगा। इसे विंडो ड्रेसिंग मतलब अकाउंट में रख नहीं कर रहे हैं, जो अपने अकाउंट को बेटर दिखाने के लिए, या फिर वो अपने एम्प्लॉइज हैं उन सबको सेल दिखा दी, हमने उनको सेल करें कोर्स, बहुत सारी सेल दिखा दी, 28-30 मार्च को बहुत सारी सेल दिखा दी, बहुत सारा हमारा प्रॉफिट आ गया, इन्वेस्टर खुश हो जाएंगे। 2 अप्रैल को सबके सेल्स रिटर्न दिखा दी, तो वापस आ गए। तो ये भी विंडो ड्रेसिंग का तरीका है। तो लास्ट पॉइंट से लिखा हुआ कि रेशियो एनालिसिस में भी विंडो ड्रेसिंग के बहुत तरीके होते हैं। पेज आ जाएंगे 195 पे। ये 3 पेजेस फॉर्मूलेस के लिए ही है बस। इसमें कैटेगरी पढ़ पा रहा हूँ मैं आपको, 4 कैटेगरी है जो रेड कलर से लिखी हुई है। तो पहले वाले पेज पे लिक्विडिटी रेशियोज लिखा हुआ है 195 पे जो मिला। दूसरा लिखा हुआ रेड कलर से सॉल्वेंसी रेशियोज। अगले पेज पे लिखा हुआ है एक्टिविटी रेशियोज और इसी पेज पे लिखा हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो ये 4 कैटेगरी की हमने रेशियोज पढ़नी है। इन कैटेगरी के अंदर 3-4 रेशियो, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 4, वो अलग डिस्कस करेंगे। हम यहाँ मेन 4 कैटेगरी पढ़ रहे हैं। पहले कैटेगरी पे आते हैं सर, लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी किसे कहते हैं सर? आज के डेट में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं मेन रोड पर, अगर हम देखें उनका काम धंधा बहुत कम चल रहा है, पूरे दिन में बहुत कम सेल होती है, सर बहुत कम कमाई रह गई होगी, 20-25 हज़ार रुपये के आसपास की कमाई रह गई होगी, लेकिन बस प्रॉपर्टी 3 करोड़ की शॉप उनकी मेन रोड पर है, उनके पास प्रॉपर्टी उनकी 3 करोड़ रुपये की, क्योंकि इनकम लेकिन 20-25 हज़ार भी नहीं, तो उनकी लिक्विडिटी खराब। लिक्विड मतलब इन हैंड कैश, जो हमारे करंट में खर्चे हैं उनको हम पे करने में कितना सक्षम है, दिस इज लिक्विडिटी। हमारी टोटल वर्थ कितनी है ये नहीं देखते इसके अंदर, हम करंट में कितना पैसा देना है, कितनी हमारी हैसियत है, ये चीज़ चेक करते हैं। क्लियर हो गई बात? लिक्विडिटी रेशियो का मतलब ये हो गया। सेकेंड कैटेगरी है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी का मतलब सर हम सॉल्वेंट तो रहेंगे ना, इनसॉल्वेंट तो नहीं हो जाएंगे फ्यूचर में। तो यहाँ पर बेसिकली मेन फोकस एनसीएल पर होता है। मेन फोकस यहाँ पर होता है एनसीएल पर, नॉन करंट लायबिलिटी पर। कंपनी में जितने कम करते हो उतने ज़्यादा सॉल्वेंट रहने के चांस है। सर मान लीजिए मेरी कंपनी में लोन 1 रुपये का भी नहीं, तो नेक्स्ट ईयर कुछ भी सिनेरियो आ जाए, नेगेटिव सिनेरियो आ जाए, तभी प्रॉफिट कम होगा, ये तो होगा, किसी का देना तो नहीं पैसे, कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी। तो इसलिए सॉल्वेंसी मतलब कंपनी सॉल्वेंट रहेगी ना, इंसॉल्वेंट तो नहीं हो जाएगी, ये चीज़ चेक की जाती है सॉल्वेंसी रेशियो। तीसरी है एक्टिविटी रेशियो। पूरे सॉल्व में सर एक्टिविटी करके करते क्या है, सेल ही करना है एक्टिविटी, और सारा एक्टिविटी करने का पर्पस होता है सेल करना। तो इसमें इस रेशियो में हम ये सीखेंगे कि कम से कम एसेट्स लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा सेल करके दिखा दें, ये हमारा टैलेंट। तो यहाँ पे सेल वाली रेशियो देखेंगे। चौथा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कमाया हमने, हाई द बेटर। तो स्टार्ट करने के पहले लिक्विडिटी रेशियो से 198 पेज पर आ गए। करंट एसेट किसे कहते हैं सर? जो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी विद इन 12 मंथ्स। करंट लायबिलिटीज किसे कहते हैं सर? जिनकी पेमेंट करनी है हमारी कंपनी को विद इन 12 मंथ्स। मतलब जो न्यूमरेटर में है वो पैसा आना है और जो डिनोमिनेटर में है वो पैसा जाना है। बताइए इस क्वेश्चन में हायर द बेटर कि लोअर द बेटर? कंपनी ए, कंपनी बी, करंट रेशियो इसकी मान लीजिए 3 लाख अपॉन 1 लाख 3:1, 2 लाख अपॉन 1 लाख 2:1, सी कंपनी की 1 लाख अपॉन 1 लाख 1:2।
हाँ जी देखिए, अब ए कंपनी है जिसकी करंट असेट करंट लायबिलिटी के मुकाबले 3 गुना, मतलब पूरे साल में लगभग 1 लाख रुपया जाना है, 3 लाख रुपये आने, तो रेशियो ये 3:1 आ गया। नेक्स्ट बी कंपनी 2 लाख की करंट असेट 1 लाख की करंट लायबिलिटी, पूरे साल में 2 लाख रुपये आना है, 1 लाख रुपये जाना है, तो डबल पैसा आना है 2 टाइम्स। तीसरा कंपनी सी 1 लाख रुपये जाना है, 1 लाख रुपये आना है, तो 1:1 की रेशियो आ गई। अब देखिए सर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सी सबसे बड़ी, ए सबसे बड़ी कंपनी, क्योंकि यहाँ तो चांस ही नहीं है कि हमारी पेमेंट फेल हो जाए, हमारा चेक बाउंस हो जाए, चांस ही नहीं है। यहाँ थोड़ी मोबाइल करके रह जाती है, पता है क्यों? क्योंकि ये 3 लाख पूरे साल में आना, डेट तो पता नहीं, हो सकता है पहले महीने जाने और 11वें महीने से लास्ट महीने पैसा आना हो, ये भी सकता है, क्योंकि मंथ वाइज रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना डीप रिकॉर्डिंग कर नहीं सकते हैं, रेशियो निकाल नहीं सकते मंथ वाइज, इसलिए उस क्राइटेरिया से बाहर आकर हम ईयरली के हिसाब से सोच रहे हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में ये वाली कंपनी में भी फेल हो सकती है पेमेंट देने में, और ये कंपनी में पास हो सकती है। प्रोसेस कंपनी में पहले पैसे आने बाद में जाने, उसका कंपनी ऐसी है, ऐसी है कंपनी, ये कंपनी को होता है पहले पैसे देने हो बाद में आने, तो कंपनी के बाउंस हो सकते हैं चाहे, तो मंथ वाइज तो डीप रिकॉर्डिंग हो जाएगी, इसकी कोई पॉसिबिलिटी कोई काउंटिंग नहीं, हम ईयर वाइज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। करंट असेट ऊपर होना ज़्यादा अच्छा, करंट लायबिलिटी जितनी कम होना जितना कम अच्छा, तो हायर द बेटर होगा। समझ आ गई जितनी बात? अच्छा अब मैं अपने आंसर को गलत प्रूव करूंगा, मैंने अभी बोला हायर द बेटर, सुने आगे। सर करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स दो टाइप की एसेट हो गई हमारे बैलेंस शीट में, एक एनसीए और एक सी। इन दोनों में से बढ़िया एसेट कौन सी होती है आपके हिसाब से और क्यों? एनसीए बढ़िया या सीए बढ़िया? आप किस कंपनी में पैसा लगाओगे जिसका एनसीए ज्यादा कि सीए ज्यादा? वजह ये आपके माइंड में हो तब आंसर बोले सर एनसीए। वजह? क्योंकि सर अगर लॉन्ग टर्म एसेट्स रहेंगी तो कंपनी लाइफ टाइम तक चलती रहेगी, ज़्यादा काफ़ी चलती रहेगी, ज़्यादा ईयर्स तक। ठीक है, और कोई आंसर? सर इजी लोन मिल जाएगा एनसीए वाली कंपनी, एनसीए वाले को लोन इजीली मिल जाएगा, ये पॉइंट है। और कोई आंसर? चलिए एनसीए बढ़िया एसेट है, उसके पीछे सिर्फ एक वजह है सर, कमाकर एनसीए देता सीए में। एनसीए एसेट कमा के देती है, सीए वाली एसेट कमा के नहीं देती है। दुकान में 3 लाख रुपए कैश रखा हुआ है, क्या कमाई हो रही है उससे? लेटर को 4 लाख उधार बेच दिया, 4 महीने बाद पैसे देगा, क्या कमाई हो रही है उससे? सीए से कोई कमाई नहीं होती, एनसीए से कमाई होती है। सर मशीन एक और खरीदी, गुड्स बना ली, एक और बिल्डिंग खरीद ली, ऑफिस बना ली, कमाई होती है। कमाई एनसीए से होती है, सीए से नहीं। इसलिए सीए वाले में सेफ्टी के हिसाब से जितना पैसा रखना है उससे डबल पैसा रख लो बस। अकाउंट्स में ये माना गया है कि जितना सेफ्टी के हिसाब से आपको पैसा चाहिए करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए, तो आप सेफ्टी चाह रहे हो तो उससे डबल पैसा रख लो बस। इससे ज़्यादा पैसा रख रहे हो तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, आप अपनी अपॉर्चुनिटी खो रहे हो पैसा कमाने। जैसे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सिखाते हैं स्टूडेंट्स को कि अपने पास लिक्विड मनी 6 महीने की इनकम होनी चाहिए। मान लीजिए आपकी डैडी की सैलरी 50,000 रुपये महीना है, तो उनके अकाउंट में 3 लाख रुपए हमेशा रहने चाहिए। किसी वजह से उनकी जॉब नहीं रहती है तो 6 महीने का जनरली समय लगता है नई जॉब ढूंढने के लिए, तो 6 महीने तक हमारे घर खर्च में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई कहे यार नहीं, क्या पता जॉब नहीं मिले तो मैं तो 10 लाख रुपये 1 करोड़ रुपये रखूँगा ऐसे सेविंग, तो समझदारी नहीं, क्योंकि आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप 3 लाख रुपये लिक्विड मनी रख रहे हो अकाउंट के अंदर, तो कुछ कमाई नहीं मिल रही उसके अंदर। आप उसको पैसा इन्वेस्ट करते तो कहीं कमा सकते थे, बट वो नहीं कमा रहे क्योंकि देखिए सेफ्टी भी देखनी है, तो सेफ्टी लेकिन लिमिट तक देखेंगे। तो अकाउंटिंग रेशियो इसी वाले रेशियो में स्पेशली बोला गया है कि सेफ्टी डबल तक थी, डबल तक मतलब 2:1 तक थी। ये वाली कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट के पीछे भाग रही है, इसने करंट असेट में बराबर पैसा रखा करंट लायबिलिटी के, बाकी सारा पैसा एनसीए में लगा दिया। यहाँ इसके डिफॉल्ट के चांस बढ़ सकते हैं, इसलिए ऐसी कंपनी बेकार है। ये कंपनी बहुत ज्यादा सेफ्टी सोच रही है, प्रॉफिट का नहीं सोच रही, ये पैसा बेकार सीए में पड़ा रहा हुआ, इसका एनसीए में लगाए, कमाएगा तो अच्छा प्रॉफिट होगा, तो ये कंपनी भी बेकार। इसलिए इस वाले रेशियो के अंदर ना हायर द बेटर ना लोअर द बेटर, 2:1 इज बेटर। 2:1 ही होनी चाहिए। ज्यादा पैसे लगाने में प्रॉफिट नहीं होगा, कम पैसा लगाने में रिस्क आ जाएगा।
इसलिए 2:1 बढ़ेगा। क्लियर हो गई ये बात? कुछ ही रेशियोज ऐसी हैं जिसमें आइडियल रेशियो है, उसमें से ये वाली रेशियो। करंट रेशियो में हमें कैसे याद करके जाना है, द आइडियल रेशियो इज 2:1। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अकाउंटिंग रेशियो सॉल्व करो, उसके बाद बताओ ये आइडियल है कि नहीं है, तो आपको 2:1 से कंपेयर करना है। ज्यादा हो तब भी आइडियल नहीं है ये बोलना है, कम हो तब भी आइडियल नहीं ये बोलना है। ठीक है, ध्यान रहेगा जी। पढ़ते हैं सर, लिक्विडिटी रेशियोज पेज 190 के टॉपिक है लिक्विडिटी रेशियो। उसके बाद लिखा हुआ है करंट रेशियो, ब्रैकेट में मैंने डॉट्स लगा रखे हैं, हर एक आंसर का फॉर्मेट अलग है। देखिए हमारे बहुत सारे रेशियो बनने वाले हैं चैप्टर के अंदर। किसी का आंसर परसेंटेज में लिखना है, किसी का आंसर टाइम्स में लिखना है, किसी का आंसर रेशियो में लिखना है, सबके अलग फॉर्मेट है। तो मैंने हर एक रेशियो के ब्रैकेट में बराबर में लिखा हुआ है कि इस रेशियो का आंसर किस फॉर्मेट में देना। मैंने ब्रैकेट में 2 डॉट लगा रखे हैं, इसका आंसर रेशियो में ही आएगा इस तरीके से 2:1। मान मैंने अपने ब्रैकेट में टाइम्स लिखा होगा, उसका आंसर आता है 2 टाइम्स, ऐसे लिख देते। ध्यान रहेगी बात? तो हर एक रेशियो में लिखा हुआ है कि अपने कितने रेशियो, तो 2:1 मैंने बराबर में लिखा हुआ है। आइडियल रेशियो 2:1 है, घर से याद करके जाना है। करंट रेशियो का फॉर्मूला हो गया करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब उसके नीचे करंट एसेट्स के एग्जांपल लिखे हैं जी बहुत सारे। एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में इस बुक के, चैप्टर 1, इसलिए मैं पहले पढ़ाता हूँ कि हमें आइटम कंटेंट याद हो जाए, कौन सी आइटम कहाँ थी। एक बार ये लेते हैं, कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, स्टॉक, डेटर, पीआर, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ये 2 आइटम बैलेंस शीट में कहाँ लिखना है? इन्वेंटरी में, करंट एसेट के अंदर इन्वेंटरी। तो उस हिसाब से करंट एसेट का पार्ट उस हिसाब से इस फॉर्मूले में आना चाहिए। लेकिन लूज टूल्स, स्टोर, स्पेयर पार्ट्स ये बेचते नहीं है, इसलिए इस रेशियो सिर्फ और सिर्फ इस रेशियो में इसे एक्सक्लूड करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो जब भी क्वेश्चन में लिखा जाए कि स्टोर एंड स्पेयर्स ये है, इतना अमाउंट है, तो उसे इग्नोर करना है, सिर्फ और सिर्फ इसी रेशियो के पर्पस से। रीजन इतना सा है कि हम उसको नहीं बेचते। ठीक है, नेक्स्ट करंट लायबिलिटीज। एग्जांपल पढ़ते हैं, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, टोटल फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, इनकम स्टेटमेंट एडवांस, ये सारे करंट लायबिलिटी हैं। इसके बाद कुछ लिखा है वर्किंग कैपिटल, इसको नहीं पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा हुआ है? व्हेन एन एसेट इज क्लासिफाइड एज करंट एसेट एज पर रिवाइज्ड शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट। किसी भी एसेट को करंट एसेट कब बुलाते हैं, ये पूछा है क्वेश्चन। आंसर, करंट एसेट्स आर एसेट्स व्हिच आर रेडीली कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर जो बिक जाएगी उसे करंट एसेट बुलाते हैं। उसके नेक्स्ट लाइन के अंदर मैंने ऊपर वाला पैरा कॉपी पेस्ट कर रखा, जो ऊपर मैंने एग्जांपल लिखे थे करंट, वो मैंने कॉपी पेस्ट कर रखा है। 2019 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। कंपनी की करंट एसेट्स है 3 लाख, कंपनी की करंट लायबिलिटीज है 1,40,000। अगर मैं क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ता तो कितना आसान तरीका से क्वेश्चन सॉल्व करने का। 3 लाख ऊपर 140 सॉल्व करके जो भी आंसर है वो आंसर है, और ये तो क्वेश्चन खत्म हो जाए। आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन आफ्टरवर्ड्स इट परचेज्ड गुड्स वर्थ 20,000 ऑन क्रेडिट। लिखा हुआ है कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर द परचेज ऑफ गुड्स। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इतना सा माइंड लगाना है कि जो ट्रांजैक्शन दे रखी है उसका न्यूमरेटर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और डिनोमिनेटर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बस इतना दिमाग लगा। बताइए क्या लगता है आपको, न्यूमरेटर बढ़ेगा कि घटेगा कि नीचे? न्यूमरेटर क्यों बढ़ेगा? हमने सर गुड्स खरीदे हैं, गुड्स करंट एसेट का पार्ट है, तो गुड्स परचेज करने से स्टॉक बढ़ेगा, तो स्टॉक करंट एसेट के अंदर आता है, इसलिए करंट एसेट भी बढ़ेगा। क्लियर हो गई बात? तो न्यूमरेटर बढ़ेगा। न्यूमरेटर कितना हो गया? डिनोमिनेटर पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं, क्या लगता है? क्यों पड़ेगा? उधार में खरीदा तो कौन सी करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी? क्रेडिटर नाम की करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी उधार में खरीदा। चले जाओ।
क्वेश्चन नंबर 3, टोटल डेट्स। डेट का मतलब जिसको नहीं पता लिख लीजिए लायबिलिटी। डेट वर्ड का मतलब लायबिलिटी होता है। डेट वर्ड के अंदर बी साइलेंट है, प्रोनाउंसिएशन में डेट में बी साइलेंट रहेगा। डेट्स पढ़ना है इसको। टोटल डेट्स लिखा हो, टोटल डेट्स का मतलब एनसीएल प्लस, एनसीएल मतलब नॉन करंट लायबिलिटी, सीएल मतलब करंट लायबिलिटी, तो इन दोनों को ऐड टोटल डेट आता है। ऑफ द कंपनी आर 3,90,000। लॉन्ग टर्म डेट मतलब एनसीएल, जो ग्रीन कलर से लिखा है वो क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं रहेगा, एग्जाम में ध्यान रखना, ठीक है। ये मैंने हिंदी लिखी हुई है ग्रीन कलर से। आर 3 लाख, वर्किंग कैपिटल इज 180। चलिए क्वेश्चन से पहले थोड़ा आइडिया लेते हैं वर्किंग कैपिटल का। बोर्ड पे देखें, सर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें बिल्डिंग चाहिए, मशीनरी चाहिए, फर्नीचर चाहिए, टोटल ये 10 करोड़ रुपीस का चाहिए पैसा। तो हम कुछ पैसा कैपिटल से लाएंगे, कुछ पैसा एनसीएल से लाएंगे। मान लेते हैं 7 और 3 करोड़, 10 करोड़ रुपये अरेंज कर लिए और हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। लेकिन सिर्फ मशीन, फर्नीचर या बिल्डिंग से हम बिजनेस नहीं चला सकते, हमें कुछ पैसा वर्किंग में भी लगाना पड़ेगा, कुछ कैश भी रखना पड़ेगा। स्टॉक लाए, डेटर उधार ले गया, अब स्टॉक खाली हो गया, तो डेटर को उधार देना, इस काम की भी कैपेसिटी होनी चाहिए हमारी। तो करंट असेट्स में भी जैसे कि डेटर, बिजनेस क्यों नहीं कर पाते बड़ा लोग, क्योंकि इसमें कैपिटल में ब्लॉकेज होती है। मैं सामान खरीद करके लिया अपने पैसों से, सामान बना दिया, गोदाम में सामान आ गया, कस्टमर उसको उधार लेके चला गया, अब सामान खत्म हो गया, ना खरीद सकता, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, वो उनको सामान नहीं दे पा रहा, वरना कस्टमर 3 महीने बाद पैसे दूंगा, तो यहाँ फंस जाता है। तो बिजनेस फिर आगे नहीं चल पाता, इसलिए लोग बिजनेस फेल हो जाता है या बिजनेस बंद हो जाता है, यहाँ जो दिक्कत आती है। तो हमें वर्किंग करने के लिए भी अच्छा खासा कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, और जो पैसा इसमें लगेगा वो लगा ही रहेगा। और दुकान में 2-3 लाख रुपये कैश रखना है ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो रखना ही पड़ेगा। मेरी चाहे कितनी अच्छी सेल हो, मुझे गोदाम में तो माल रखना ही पड़ेगा, बिक गया फिर खरीदना पड़ेगा, तो गोदाम में तो मुझे माल चाहिए परमानेंट। डेटर ऐसे होते हैं, उधार ले जाएंगे आज, 3 महीने बाद पेमेंट करेंगे तभी नया उधार ले जाएंगे 3 महीने का, तो उनमें पैसा लगा ही रहेगा, ठीक। तो इसका पैसा जो है वो भी हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस से ही गैदर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस काम को करने के लिए मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए, तो 5 करोड़ रुपए मुझे लॉन्ग टर्म फाइनेंस से ही लाने पड़ेंगे। समझ आ रही है बात? लॉन्ग टर्म से क्यों ला रहा हूँ, शॉर्ट टर्म से क्यों नहीं ला रहा, क्योंकि यहाँ पैसा परमानेंट चाहिए मुझे। समझ आ रही है बात? सो जब हम उधार दे सकते हैं तो उधार ले भी सकते हैं। मान लेते हैं हमारी कंपनी की गुडविल इतनी है कि हमें 2 करोड़ रुपए के आसपास का उधार मिल जाएगा, तो 5 करोड़ पूरे अरेंज नहीं करने, फिर मेरे को 2 करोड़ तो यहाँ से अरेंज हो गया, पूरे से 3 करोड़ रुपए अरेंज करना है। टोटल चेक कर दो, करके कॉल आ रहा है 15 कंक्लूजन से निकालते हैं सर कुछ। मैंने क्या बताया सर, एमसीए खरीदने के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए, चाहे खुद का चाहे कर देगा। शॉर्ट टर्म में करंट एसेट्स में पैसा लगाने के लिए मुझे लॉन्ग टर्म फाइनेंस ही चाहिए, लेकिन जितना पैसा शॉर्ट टर्म से अरेंज हो पा रहा है वो तो हम शॉर्ट टर्म से अरेंज कर लेंगे, बाकी लॉन्ग टर्म से लेकर के आएंगे। तो ये 3 करोड़ रुपए हैं जो मुझे वर्किंग करने के लिए पैसा चाहिए। ये 10 करोड़ रुपीज हैं जो मेरी फिक्स कैपिटल लग गई। तो यहां से हमने एक टर्म कैलकुलेट करी, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू सीए माइनस सीएल। सी में पैसा लगाना है, सीएल से पैसा आ रहा है, तो माइनस करने के बाद जो आंसर आया 3 करोड़, इतनी हमें कैपिटल लगानी है वर्किंग करने के लिए। क्लियर हुई बात? तो वर्किंग कैपिटल जब भी आ जाए, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हो गया सीए माइनस सीएल, ठीक। सीए का मतलब सारी सीए, स्टॉक भी, डेटर भी, कैश भी, इन्वेंट्री भी, लूज टूल्स भी, स्टोर एंड स्पेयर्स भी, क्योंकि वो सिर्फ करंट रेशियो के न्यूमरेटर के लिए ही एक्सक्लूड कर रखे हैं। वो जो 2 आइटम है, लूज टूल्स और स्टोर एंड स्पेयर्स, ये 2 आइटम सिर्फ करंट रेशियो के न्यूमरेटर के लिए एक्सक्लूड कर रखे हैं। बाकी हर जगह जब भी करंट एसेट बोला जाएगा तो वो इंक्लूसिव ऑफ लूज टूल होगा, इंक्लूसिव ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स होगा। जब आप पेज पलट के क्वेश्चन
पिछले पेज पे क्वेश्चन बन के ऊपर पढ़ा क्या लिखा होगा, पिछले पेज पे नीचे से पढ़े क्वेश्चन बन के जस्ट ऊपर वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। मैंने स्पेशली ब्रैकेट में लिखा है कि ये वाली करंट एसेट में लूज टूल भी आएगा, स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी आएगा। इसमें डाउट आता है कि सर ये वर्किंग कैपिटल तो हम करंट रेशियो के लिए निकाल रहे हैं, तो वर्किंग कैपिटल में लूज टूल क्यों ले रहे हैं? आप किसी भी चीज के लिए निकालो, वर्किंग कैपिटल तो वर्किंग कैपिटल की रहेगी, तो लूज टूल स्पेयर पार्ट सिर्फ करंट रेशियो के न्यूमरेटर में गायब रहेगा, बाकी हर जगह रहेगा, फॉर्मूले में भी रहेगा। अब आप आगे जी क्वेश्चन नंबर 3 पर मुझे बताइए NCL प्लस CL 390 दे रखा है, NCL प्लस CL 390, उसके बाद लिखा है NCL 3 लाख, तो क्या आप नहीं निकाल सकते CL से? निकालो, करो जी कैलकुलेट। NCL प्लस CL पता है 390, NCL पता है 3 लाख, माइनस करके प्लस करेंगे दोनों को, माइनस करके कितना आ गया CL 90,000 आ गया CL। उसके बाद दे रखा वर्किंग कैपिटल 180, फॉर्मूला लगाओ, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू CA माइनस CL। फॉर्मूला लगाइए, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल आपको पता है कितना है, 1,80,000। CL आपने अभी भी सॉल्व किया था 90,000। बताओ CA कितना, कितना आ गया CA 2,70,000। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला लगा दो, अब करंट रेशियो का फॉर्मूला लगा दो, ऊपर लिखो CA नीचे लिखो CL, ऊपर 2,70,000 और नीचे 90,000, ये आ गया 3:1। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। करंट रेशियो दे रखी है 2:1 और वर्किंग कैपिटल दे रखी है 60,000। अब ये अकाउंट से मैच पे चले गए, ट्राई कीजिए आप लोग। हो गया। करंट रेशियो इक्वल्स टू CA अपॉन CL। ट्वाइस ऑफ CL इक्वल्स टू C, इक्वेशन आ गई जी। उसके बाद लिखा हुआ वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू पता है 60,000, हमें CA की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ CL पता है, CA की वैल्यू कितनी है 2CL, 2CL माइनस CL 2 बचा, 1 बचा, CL बचा, बेटे CL से काट, CL कैंसिल हो गया, 2 बचे। ऐसे नहीं करना, ठीक है, 2CL माइनस CL बचे। C और CL मांगा हुआ था, वो आंसर आ गया है। सर नेक्स्ट मान के भी तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। सबसे बेस्ट क्या है, जब आप आंसर स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग में जब आप करंट लायबिलिटी लिखेंगे तो ब्रैकेट में CL लिख देना पहली लाइन में, उसके बाद आप CL कितने बार लिख सकते हैं, तब x मानने का चक्कर ही नहीं, उसमें लिखना पड़ेगा लेट करंट लायबिलिटी BX, है ना, ये चक्कर के ऊपर है। करंट लायबिलिटी जब भी लिखो फर्स्ट टाइम आप क्वेश्चन आंसर के अंदर ब्रैकेट में CL लिख देना। पढ़े जी आगे, क्वेश्चन नंबर 5। द रेशियो ऑफ करंट एसेट्स 3 लाख टू करंट लायबिलिटीज 2 लाख इज 1.5। क्वेश्चन में रेशियो सॉल्व करके दे रखी है। आगे, द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ करंट रेशियो। देखो वही विंडो ड्रेसिंग हो रही है कि हमारी करंट रेशियो जो है वो 1.5:1 आ रही है। अब हमें पता है कि 1.5:1 आएगी तो ये नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा हमारी कंपनी पे, इन्वेस्टर्स को पढ़ेंगे स्टडी करेंगे तो छोड़ जाएंगे हमारी कंपनी। अब हम चाहते हैं कि 2:1 बन जाए,
बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, कुछ करंट लायबिलिटी हम पे करके इस रेशियो को 2:1 बनाना चाहते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी दैट शुड बी पेड सो दैट करंट रेशियो एट द लेवल ऑफ 2:1 may be maintained. Let payment to current liability be rupees X. Current ratio equals to CM upon CL. Current ratio आनी चाहिए 2:1. जब हम पे करेंगे तो CA कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि कैश कम हो जाएगा ना। जब हम पे करेंगे तो करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? ये भी कम हो जाएगी। लायबिलिटी पे तो लायबिलिटी कम होगी ना, और लायबिलिटी पे करने से लायबिलिटी कम होगी, लायबिलिटी पे करने से कैश कम होगा, दोनों जगह माइनस एक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो उसको। तो 1 लाख की करंट लायबिलिटी पे करने से हमारी करंट रेशियो 1.5 से बढ़ करके 2:1 आ जाएगी। हमारी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि 31 मार्च से पहले इसी तरीके से 1 लाख रुपए अरेंजमेंट किया जाए, करंट लायबिलिटी पे की जाए, हमारी रेशियो सुधर जाएगी। उसके बाद चाहे तो वापस से लो लिबर्टी दे सकते हैं अप्रैल में। मुझे लेकिन एक चीज समझाओ, सर पहले रेशियो 1.5 थी, अब 2:1 बन गई, ऐसे कैसे? जब माइनस दोनों जगह बराबर ही हो रहा है, तो जब माइनस दोनों जगह बराबर अमाउंट हो रहा, न्यूमरेटर में जितना माइनस उतना ही डिनोमिनेटर में माइनस, तो रेशियो कैसे बदल गई? किसके 90 + 3 10 में मैं बता रहा है, बताएं। और हम मैथ के हैं, अच्छा रेशियो बढ़ी क्यों बढ़ी क्यों? हम तो माइनस कर रहे हैं। क्वेश्चन बार पूछता हूँ मैं, रेशियो पहले 1.5 थी और अब बढ़ करके 2 हो गई, तो बढ़ी क्यों? ये रेशियो जो मैं माइनस कर रहा हूँ, बढ़नी चाहिए, बढ़ती हुई कैश भी तो कम हो रहा है, क्योंकि सर जो न्यूमरेटर है वो पहले से बड़ा है और हम दोनों में सेम अमाउंट माइनस कर रहे हैं, तो सर वो तो ऑलरेडी बड़ा है ना, तो बड़ा ही रहेगा और ये छोटा रहेगा। ऑलरेडी बढ़ा है तो बढ़ा रहेगा, लेकिन और रेशियो 1.5 मिलेगा, अगर 1.4 आता तब भी तो बड़ी होती सीए। मान लो रेशियो 1.5 की जगह यहाँ पे 1.4 आंसर आ जाता सपोज, तभी तो सीए ज्यादा सीएल से आपका आंसर तो इसमें वैलिड होना चाहिए। जितना चेंज सीए में उतना चेंज सीएल में है। आप लोग कह रहे हो कि सर न्यूमरेटर बढ़ा है, इसमें रेशियो बढ़ गई, क्या लॉजिक हुआ? तो न्यूमरेटर बढ़ा है तो यह लॉजिक है कि रेशियो 1 से बढ़ गया है, तो 1.4 भी आंसर फिर तो ठीक आएगा, मतलब रेशियो घट भी सकती है फिर तो, बट न्यूमरेटर बढ़ाना चाहिए बस, जो आपका लॉजिक है। सर जितना परसेंटेज ऊपर कम हुआ है उससे ज़्यादा नीचे कम हुआ है, ऊपर मतलब नहीं बराबर कम हुआ 1 लाख। सर अगर परसेंटेज के बारे में तो नीचे 50% कम हो गया 1 लाख के हिसाब से, नीचे डबल कर दिया और ऊपर 50 से कम होगा, नीचे क्या बचे ऊपर होगा। चलिए सही आंसर सुने सर, न्यूमरेटर ऑलरेडी 1.5 टाइम्स है डिनोमिनेटर। अगर आप सही रेशियो मेंटेन करना चाहते हो तो इसी रेशियो में आपको चेंज करना होगा, मतलब 1.5 टाइम्स है ओल्ड रेशियो की, अगर मैं चेंज भी 1.5 टाइम्स करूं, जैसे यहाँ 1 लाख माइनस कर रहा हूं तो उसका 1.5 टाइम्स यहाँ 1.5 लाख माइनस करो तो रेशियो मेंटेन रहेगी, तो मेंटेन आ गई रेशियो 1.5 आ गई आपकी। लेकिन अब मैं जितना नीचे माइनस कर रहा हूं उसका 1.5 टाइम्स नहीं, उससे कम माइनस कर रहा हूं,
ये आंसर इसलिए पढ़ रहा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आगे करंट रेशियो में कि ये चेंज आया, बताओ रेशियो बढ़ेगी घटेगी, तो खूब माइंड लगाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझिए, टाइम लगाइए इस पर। ये सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 1.5 गुना। अब मैं जो भी चेंज करूं वो 1.5 गुना के हिसाब से ही करूं, चाहे प्लस करूं, प्लस करके देख लो, चाहे माइनस करके देख लो, 1.5 गुना ही करना न्यूमरेटर में, तो रेशियो मेंटेन रहेगी। समझ आ रही है बात? प्लस पे आता हूँ सर, यहाँ मैंने 1 लाख प्लस करा, 1.5 लाख प्लस करा, ऊपर 4.5 लाख और नीचे 3 लाख, अभी 1.5 दिया था। अब देखिए यहाँ से बताओ जी, अब क्या होना चाहिए? रेशियो बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए? सॉल्व करके भी देखना, माइंड लगाना। बढ़ेगी। घटेगी, घटेगी, चेक कर लो। 4 लाख अपॉन 3 लाख 1.33 घट गई ना? क्यों घट गई? क्योंकि ऑलरेडी रेशियो 1.5 है, तो मैं यहाँ पे 1 लाख प्लस कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे 1.5 प्लस करना चाहिए, तो रेशियो मेंटेन रहेगी। मैं कम प्लस कर रहा हूँ, न्यूमरेटर में कम जोड़ रहा हूँ, तो रेशियो घट गई। इसे देखो तो उल्टा सा हो रहा है कि सब प्लस करने से रेशियो घट रही है और माइनस करने से बढ़ रही है। दिख रहा है कौन फुल टाइम फैक्ट? प्लस दोनों साइड में प्लस कर रहा हूं तो रेशियो घट रही है, दोनों साइड में माइनस कर रहा हूं तो रेशियो बढ़ रही है। ये चीज देख पा रहे हैं आप? अरे चैप्टर की वेटेज कितनी है? 4 नंबर। उसके लिए उसके लिए 5 लाख रुपए आ गए जी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए। The accounting ratio of a company is 2:1. Which of the following suggestions would improve? यहाँ पर improve से मतलब increase होता है। जैसे क्वेश्चन में ऑलरेडी करंट रेशियो 2:1 है, तो improve हो ही नहीं सकती, तो आइडियल रेशियो है इस टाइम, उसका तो बढ़ना भी नुकसान, घटना भी नुकसान। तो यहाँ पर improve से मतलब increase से होता है, लैंग्वेज में improve भी लिखा है। और रिड्यूस घट जाएगी और लीव अनचेंज्ड को चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पे माइंड लगाना है हमें मैथमेटिक्स वाला कि रेशियो दे रखी है, कोई ट्रांजैक्शन दे देंगे, हमें खुद सोचना है कि न्यूमरेटर बढ़ेगा कि घटेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा कि घटेगा, कुछ चीजें हिंट दे रखी है। सर अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा तो बताइए रेशियो क्या होगा, बढ़ेगी घटेगी? सिर्फ न्यूमरेटर बढ़ रहा है, रेशियो बढ़ेगी, क्योंकि न्यूमरेटर फाइनल आंसर होता है, तो न्यूमरेटर बढ़ेगा तो रेशियो बढ़ेगा, न्यूमरेटर घटेगा तो रेशियो घटेगी। अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो कम हो जाएगी रेशियो। डिनोमिनेटर हमारे फाइनल आंसर को घटा देता, वो डिवाइड में होता है इसलिए, तो अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो हमारा फाइनल आंसर घट जाएगा, रेशियो घट जाएगी। अगर डिनोमिनेटर घट जाएगा तो रेशियो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, इन केस में नो चेंज, नो चेंज कब? सर न्यूमरेटर ही प्लस न्यूमरेटर ही माइनस, कैसे कैसे सर? न्यूमरेटर ही प्लस न्यूमरेटर ही माइनस, ऐसे कैसे ट्रांसलेशन हो सकती है कोई भी? देखिए 10,000 के गुड्स खरीदे मैंने, पेमेंट इंक्रीमेंट कर दी, बताइए करंट एसेट में स्टॉक बढ़ जाएगा, कैश कम हो जाएगा, यहाँ कोई भी चेंज नहीं, तो न्यूमरेटर में ही प्लस न्यूमरेटर में ही माइनस। गुड्स खरीदे, कैश दिए, स्टॉक वाली एसेट बढ़ गई, कैश एसेट घट गई। अच्छा कॉपी पे लिखो। उसका अगला एग्जांपल है डिनोमिनेटर में ही प्लस डिनोमिनेटर में ही माइनस, डिनोमिनेटर में ही प्लस डिनोमिनेटर में, एग्जांपल दो। सोचो, करेक्ट है बिल्कुल। बैंक लोन पे करा है, शॉर्ट टर्म बैंक लोन बाय टेकिंग another loan, BP issued to credit। पहले वाले पे आते हैं सर, शॉर्ट टर्म लोन कम हो गया 1 लाख, शॉर्ट टर्म लोन बढ़ गया 1 लाख।
दूसरा एग्जांपल बीपी इशू करा है, क्या करो, रेट कम हो गया, बीपी बढ़ गया, तो करंट लायबिलिटी नहीं प्लस करंट लायबिलिटी माइनस, इससे भी फाइनल आंसर हमारा नो चेंज रहेगा, रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा इसकी वजह से। उसके बाद अब दोनों जगह प्लस माइनस है तो क्या होगा, जैसे एग्जांपल दिया था हमने अभी, स्टॉक खरीदा उधार, तो करंट एसेट भी बढ़ेगी, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर प्लस, दोनों प्लस हो रहा है, तो रेशियो क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी, करेंगे। ये डिपेंड करता है कि न्यूमरेटर बड़ा कि डिनोमिनेटर छोटा कि डिनोमिनेटर बड़ा कि बराबर। बता रखे यहाँ पे 3 केस देखिए, इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, अगर ऐसा है तो याद रखो साइन का उल्टा है, दोनों जगह प्लस तो आंसर माइनस, दोनों जगह माइनस तो आंसर प्लस। उसके बाद में लिखा हुआ है इफ न्यूमरेटर इज लोअर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, अगर ऐसा है तो फिर प्लस हो रहा है तो प्लस, माइनस हो रहा है दोनों जगह प्लस, आंसर प्लस, दोनों जगह माइनस, आंसर माइनस। तीसरा वाला केस, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हैं तो, अगर इक्वल है तो कोई चेंज नहीं है, जैसे कि यहाँ भी 3 लाख और यहाँ भी 3 लाख, हमारा आंसर 1:1 आएगा। अब मैं दोनों जगह 1 लाख प्लस कर दूँ तो ये 4 लाख अपॉन 4 लाख हो गया, अब यहाँ से 1:1 ही रहा, तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बराबर हैं तो नो चेंज रहेगा, अगर दोनों साइड प्लस माइनस हो रहा है। एग्जांपल आते हैं जी पहले पर, टू पे ऑफ अ करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी पे कर रहे हैं सर हम, तो उस केस में क्या होगा, तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है करंट रेशियो इज 2:1, ये ऑलरेडी रेशियो गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी रेशियो 2:1। अब ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे करना होगा, कोई भी इमेजिनरी अमाउंट मान लेना, मैं मान रहा हूं यहाँ पे 2 लाख और 1 लाख, ये 20,000 10,000 ऐसा मान लो, 50,000 25,000 ऐसा मान लो, 2:1 में होना चाहिए, ऐसा कोई भी अमाउंट मान लीजिए। अब पॉइंट नंबर 1 क्या था, करंट लायबिलिटी पे कर, इसका भी अमाउंट खुद ही मानना है, इस तरीके से मानना है कि हमारी कैलकुलेशन इजी रहे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि 50,000 रुपये करंट लायबिलिटी पे कर दिया, तो ऊपर ही माइनस नीचे भी माइनस, ऊपर आया 1,50,000, नीचे आया 50,000, आंसर आया 3:1, बढ़ गई घट गई, पहले 2:1 थी अब 3:1 बढ़ गई, तो आंसर में इंक्रीज हो गया, तो सबसे नीचे लिखा हुआ आंसर में इंप्रूव, सबसे नीचे लिखा हुआ आंसर में इंप्रूव। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक करते हैं इसको जी। जो हमने पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा था इफ न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर, ये पढ़ा था मैं ऊपर अभी, इसमें क्या पढ़ा था, यहाँ से पढ़ो, अगर दोनों जगह माइनस होगा तो आंसर क्या होगा, इंक्रीज, देखो वही हुआ, करंट लायबिलिटी पे करा मैंने, दोनों जगह माइनस करा, आंसर प्लस हो गया ना। ये कैलकुलेशन कहीं भी दिखाने की जरूरी नहीं है, अब एग्जाम में डायरेक्ट इंप्रूव लिख के आ सकते हैं, बाय पेइंग ऑफ करंट लायबिलिटी, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी बोथ विल डिक्रीज, हेंस रेशियो विल इंक्रीज। कोई डिजिट वगैरह हमें दिखानी नहीं एग्जाम में, तो अगर आपने ये ऊपर वाली चीज लर्न भी कर ली समझ करके एक बार, यहाँ दोनों जगह माइनस है तो आंसर प्लस ही होगा। सेकंड पॉइंट, टू सेल अ मोटर कार फॉर कैश एट अ लॉस, एक मोटर कार बेची हमने लॉस, देखिए बैलेंस शीट में MCA, CA, SF, NCL और CL। सपोज 1 लाख की मोटर कार हमने बेची 90,000, क्योंकि लॉस पे बेची क्वेश्चन में लिखा, तो यहाँ से 1 लाख माइनस हो जाएगा, मोटर कार कम हो गई, यहाँ प्लस हो जाएगा 90,000 क्योंकि कैश आ गया, यहाँ कोई चेंज नहीं। अब अकाउंटिंग रेशियो में अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ करंट रेशियो, करंट रेशियो के लिए न्यूमरेटर ये, डिनोमिनेटर ये, हमें इससे मतलब ही नहीं इस रेशियो के लिए, तो न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, तो आंसर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज लिखा होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में क्वेश्चंस करते टाइम जितना ज्यादा टाइम लगाओगे, एंड में क्वेश्चंस करते टाइम उतना कम टाइम लगेगा। स्टार्टिंग में जितनी स्पीड पे फोकस करोगे, एंड में उतना ज्यादा टाइम लगेगा, क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, ज्यादा टाइम लगेगा। थर्ड क्वेश्चन करते हैं जी, टू बोरो मनी ऑन अ इंटरेस्ट बियरिंग
प्रॉमिसरी नोट, हमने उधार लिया है प्रॉमिसरी नोट इशू करके, बीपी इशू करके उधार लिया, तो बीपी इशू करा, बीपी करंट लायबिलिटी में आता, करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी और करंट एसेट बढ़ जाएगी क्योंकि पैसा आ गया, उधार लेंगे तो पैसा भी आएगा। अब दोनों जगह प्लस है, मतलब आंसर क्या होने वाला है? डिक्रीज। पढ़ा था ऊपर कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से और दोनों जगह प्लस हो तो आंसर माइनस आता है, तो आंसर डिक्रीज लिखा हुआ है। फोर्थ लास्ट करते हैं जी, टू परचेज स्टॉक फॉर कैश, गुड्स खरीदे हैं कैश देकर, तो यहाँ पे स्टॉक बढ़ गया और यहाँ पे कैश घट गया, तो नो चेंज इन सी, नो चेंज इन सीएल, नो चेंज इन रेशियो, नो चेंज। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं, 3-4 रह गए ना, लास्ट ईयर रेशियो। पॉइंट नंबर 5, टू गिव एन इंटरेस्ट बियरिंग प्रॉमिसरी नोट टू अ क्रेडिटर टू हुम मनी वाज ओड ऑन करंट अकाउंट। क्रेडिटर को बीपी इशू करें, लायबिलिटी में माइनस, क्रेडिटर कम हो गए, लायबिलिटी में प्लस, बीपी आ गया, यहाँ पे कोई चेंज नहीं, नो चेंज, ठीक है। 6 पॉइंट, टू डिस्काउंट बीआर, टू डिस्काउंट बीआर, बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटिंग करवाइए, तो करंट एसेट में से बीआर नाम की एसेट कम हो जाएगी, करंट एसेट में बैंक नाम की एसेट बढ़ जाएगी, दूसरा आंसर तो नो चेंज होना चाहिए इसका, सोच के देखो। सीएल में कोई भी चेंज नहीं है तो बैंक इंटरेस्ट तो आंसर क्या है इसमें? इसे क्या है सर, जो बैंक प्लस होगा ना कम अमाउंट से प्लस हो, समझो इस चीज को, सर जगह माइनस, तो आंसर दोनों जाना चाहिए, नो चेंज नहीं आ रहा, आंसर रिड्यूस आंसर आ रहा है। वो क्यों आंसर आ रहा है कि जब मैं 10,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटिंग कराऊंगा तो मुझे पैसे सिर्फ 9,500 तो मिलेंगे, तो घट ज्यादा से रहा न्यूमरेटर, बढ़ कम से रहा, तो अल्टीमेटली सी घट रहा है ना, सी अल्टीमेटली घट रहा है ना, तो न्यूमरेटर घटेगा तो आंसर भी घटेगा, इसमें डिस्काउंटिंग का बड़ा ध्यान रखना। 7 पॉइंट, redeemed debentures of 1 lakh rupees at a premium of 10%। तो डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं, डिबेंचर वालों को पे कर रहे हैं, डिबेंचर एनसीएल में आता है और पे कर रहे हैं तो कैश कम हो गया, समझ आ रही है बात? ध्यान से देखो, पेमेंट कर रहे हैं तो कैश कम हो गया और डिबेंचर एनसीएल में आता है तो एनसीएल कम हो गया, दो चीजें आ गई। तो हमारे करंट में क्या होगा बताइए, जो न्यूमरेटर है ऊपर वाला वो तो डिक्रीज हो गया, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, तो आंसर क्या होगा? डिक्रीज। समझ आ रहा है कितना? अभी गलत समझ में आ रहा, सुनिए क्यों। एनसीएल कभी कभी सीएल बन जाता है, ऐसा कब होता है? जब लास्ट ईयर होगा, मतलब डिबेंचर मैंने इशू करे 10 साल के, तो 9 साल तक तो वो एनसीएल में बैठेगा, 10वें साल में वो सीएल में बैठेगा, करेक्ट है? तब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसी महीने में अपने साल के बीच में डिबेंचर रिडीम करें, तो डिबेंचर रिडीम करें तो 31 मार्च को पता होगा हमें, पिछली 31 मार्च मतलब दिसंबर में रिडीम करें तो 31 मार्च को पता होगा कि नॉमिनल वाले रिडीम होने वाले, तो तभी वो एनसीएल से पुल करके सीएल में आ गया। तो यहाँ एक गलती कराने वाला पॉइंट है कि डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं सर, डिबेंचर तो हमने याद कर रखा है अच्छे से कि एनसीएल का पार्ट है तो सीएल में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा गलत है। डिबेंचर अगर हम ड्यूरिंग द ईयर रिडीम कर रहे हैं तो ये पिछली 31 मार्च को बैलेंस शीट को हमें पता होगा, हमने डिबेंचर को एनसीएल से सीएल में शिफ्ट कर दिया होगा, अब सीएल पे करना है, तो सीए भी माइनस सीएल भी माइनस, दोनों जगह माइनस, तो आंसर क्या होगा? इंक्रीज होगा, प्लस होगा। सर इसमें कोई डेट गिवन छोड़ना है कि साल के बीच में करना है? फिर ट्रांजैक्शन तो नेक्स्ट तो प्रीवियस ईयर की क्यों लेंगे, प्रीवियस ईयर की और साल में कभी भी हो, रिडीम तो साल हुआ है ना, ट्रांजैक्शन एक्स्ट्रा तो देंगे नहीं हमें ना, प्रीवियस ईयर की देंगे। पॉइंट नंबर 8, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, बताइए सीएल में प्लस के माइनस कुछ नहीं, सीएल प्लस के माइनस कैश आ रहा है, डेटर कम हो रहा है ना। 9 पॉइंट, इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर टू वेंडर ऑफ मशीनरी, मशीन वाले को हमने शेयर इशू करें, बताइए सीए में प्लस के माइनस कुछ भी नहीं, प्लस क्यों होगा, कौन सी सी बढ़ रही है? कैश कहाँ, मशीन खरीदी बदले में शेयर इशू करें, इसमें एनसीए बढ़ेगा और एसएफ बढ़ेगा बस, और दोनों ही हमारे रेशो में कंसीडर नहीं की जाती, नो चेंज इन न्यूमरेटर, नो चेंज इन डिनोमिनेटर, आंसर में नो चेंज।
कंप्लीट होगी जी करंट रेशियोज का होमवर्क जरूर कर लें, सिर्फ 35 क्वेश्चन है।